छोटा सा चैप्टर और एग्जाम में गारंटीड मार्क्स। सैनिक स्कूल क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से हर साल लगभग 1 से 2 चैप्टर 2 क्वेश्चन तक आते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके 4 to 8 जो हैं गारंटीड मार्क्स आप इस चैप्टर से गेन कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर को बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से समझेंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुष्मिता प्रकाश एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल वेदलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से और बेसिक से सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार 3 बार या फिर आप 10 10 टाइम्स 100 टाइम्स भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, एक्सपोनेंट है। इसे और इजी हम मेथड से समझ सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि हमने देखा कि 2 को हम क्या कर रहे हैं, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 5 टाइम्स कर लेते हैं। तो ये हम ऐसे करके लिखते हैं कि हम 2 को क्या कर रहे हैं, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको लिखने का एक और तरीका होता है, आप इसको कॉम्पैक्ट करके जो लिखते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 2 की पावर क्या, 5। यहाँ पे आ जाती है 2 की पावर में 5। अच्छा, पावर में 5 मतलब क्या होता है? पावर में 5 मतलब होता है कि जितनी बार ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है आपका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कहाँ आ जाता है, इसकी पावर में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं कि एक्सपोनेंट्स होता है। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द एक्सपोनेंट टेल अस हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कि वो कितने टाइम्स क्या हुआ है, खुद से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। अब एक्सपोनेंट की यूज कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो? तो सबसे पहला यूज तो इसका यही है कि अगर आपको एक सेम नंबर को बहुत ज्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस टाइप से आप लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट वे में, ठीक है। इसको आप शॉर्ट हैंड में ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए तो 5 टाइम्स है, अगर आपको 2 को क्या करना है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको इतना लंबा नहीं लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, ऐसे करके आप नहीं लिखेंगे। हम इसको डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, 2 की पावर 100 लिख लेते हैं, ठीक हो गया। और आपने बहुत सारी जगह पे अपने साइंस में पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अप्रॉक्स वो होती है c इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं उसको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये 10⁸ क्या है? यही तो आपका एक्सपोनेंट है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो 10 है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, 10 मल्टीप्लाइज कितने टाइम्स, 8 टाइम्स इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका, तो एक्सपोनेंट का यूज यहाँ आपके साइंटिफिक नोटेशन में भी होता है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक्सपोनेंट का यूज होता है कि जहां पे आपकी रैपिडली ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आपकी कोई चीज एकदम से रैपिडली बढ़ रही है, तो वहां पर भी हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। जैसे कि उससे क्या होता है ना, हमारे लिखने में हमें आसानी होती है, हमें कैलकुलेट करने में भी इजी रहता है वो मेथड। हम यहाँ पे देखते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक लड़का है, ठीक है ना, उसका नाम है अंकित, ठीक हो गया। तो अंकित की सैलरी कितनी है, लेट कर लेते हैं, इसकी सैलरी है आपकी 10,000, लेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये क्या हो रहा है आपका, हम बोल रहे हैं कि इसकी सैलरी हर मंथ क्या हो रही है, डबल हो रही है, हर मंथ इसकी सैलरी डबल हो रही है। अच्छा, तो आप इसको कैसे लिखोगे, फर्स्ट मंथ के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 1000 × 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 10,000 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो सेकंड मंथ में क्या होगा, सेकंड मंथ में हम क्या देखेंगे कि प्रीवियस मंथ में कितनी थी, अब पहले 10,000 थी, फिर 20,000 होगी, तो अब क्या करेंगे इसको, ये उसकी भी डबल हो जाएगी। 20,000 × 2 करेंगे तो ये कितनी हो गई आपकी 40,000, ठीक हो गया। सिमिलरली थर्ड मंथ में क्या होगा, थर्ड मंथ में फिर से इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, 40,000 का डबल हो जाएगा, ये कितना हो गया 80,000 हो गया आपका, ठीक हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, एक तो हमने ऐसे लिख लिया कि डबल डबल। अच्छा, अगर हमसे पूछेंगे कि तो उसकी सैलरी कुछ महीनों बाद कितनी हो जाएगी, हमें उसने नंबर ऑफ मंथ नहीं दिया, उसने पूछा है कि कुछ महीनों बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, सबसे पहले हम इनको एक दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। कैसे कि हमने इसको लिखा 10,000 × 2, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या आ रहा है
ये आपका आ रहा है 40,000, इसको हमने लिखा था 20,000 इंटू 2, हम इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं 10,000 इंटू 4 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं 40,000 को। अच्छा फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 10,000 इंटू 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 4 क्या होता है, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़ा था कि 4 को आप क्या लिखते हैं 2 की पावर 2 4 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो और यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे है 80,000, अच्छा 80,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो इसकी ओरिजिनल सैलरी थी हमने उसके टर्म्स में उसको लिखना है, तो 10,000 तो हम ऐसे लिख लेंगे, इनटू क्या करेंगे 2 की पावर क्या, अच्छा 8 लाना है हमें, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है ना, तो 2 का क्यूब लिख लेंगे ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का यूज हो रहा है। अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, ओके फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में क्या हो रही है, उसकी सैलरी कितनी हो गई है 2 की पावर 1 हो जा रही है, और सेकंड मंथ में क्या हो जा रही है, सैलरी जो ओरिजिनल सैलरी थी उसके इनटू कर रहे हैं हम 2 की पावर 2, देन फिर 2 की पावर 3। तो फिर अगर हम ऐसा चेक कर रहे हैं कि अगर उसकी सैलरी कुछ महीनों बाद उसने पूछी है तो वो कितनी हो जाएगी, तो हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि n मंथ्स में हम उसकी सैलरी पूछ रहे हैं कि n मंथ्स में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे हमें n पता नहीं है कि n क्या है करके, कितना मंथ है, n 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मंथ एग्जैक्टली क्या है वो पता नहीं है, तो हमसे पूछ रहा है कि n मंथ में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि कितनी हो जाएगी बाई द एक्सपोनेंट। तो क्या हो जाएगा 10,000, तो हम ऐसे लिखेंगे इंटू 2, ठीक है, वो क्योंकि दुगनी 2 से बढ़ रही थी, इंटू 2 टाइम्स हर मंथ बढ़ रही थी, तो इंटू 2 हो जाएगा। तो 3 मंथ में पावर में 3 आया, 2 मंथ में उसकी पावर में 2 आया, ठीक है ना। तो n मंथ्स में क्या आ जाएगा, उसकी पावर में n आ जाएगा। तो एक्सपोनेंट्स के बहुत सारे यूज होते हैं, कुछ यूजेस मैंने आपको बता दिए, अब कुछ यूजेस आप भी सोचना कि और क्या क्या यूज होते हैं। जैसे कि एक और यूज होता है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में, अभी हम आगे एक चैप्टर करने वाले हैं, परसेंटेज करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी जो आपका फॉर्मूला होता है उसका, वो किस पे बेस्ड है, आपका एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको हम अब बाद में सीखेंगे एंड आप लोग इसको पढ़ लेना। तो आप नेक्स्ट में चलते हैं। अब है आपका की ओके टर्म मीनिंग्स और उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। सबसे पहले हमने अभी एक थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि 2 की पावर अगर मैं 2 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी हम सेम ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 को मैं क्या कर रही हूँ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक हो गया। तो हमने क्या पढ़ा है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे इनके कुछ नेम होते हैं, कुछ नोटेशंस होती है, अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो तो 2 है ये, ठीक है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, जो नीचे होता है इसको हम कहते हैं 2 है हमारा बेस, ठीक हो गया, ये आपका हो गया बेस हो गया। और जो नंबर आपकी इसकी पावर पे आ रहा है इसको हम बोलते हैं पावर, कि 2 रेज टू द पावर 5 है ना, जैसे 2 का स्क्वायर बोलते थे, तो 2 रेज टू द पावर 2, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं 2 का स्क्वायर बोलते हैं, तो ऐसे इसको हम बोलते हैं 2 रेज टू द पावर 5। अच्छा ये 5 क्या हो गया, 5 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि वो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उसे ही हम उसका एक्सपोनेंट कहेंगे, तो ये 5 क्या है, उसका एक्सपोनेंट है। अच्छा एक्सपोनेंट को ही हम क्या कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है ना, और एक्सपोनेंट्स को ही हम इंडिसेस भी कहते हैं, ठीक है। आपने ये टर्म्स पढ़े होंगे, तो इनमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है, ये सब आप एक्सपोनेंट्स को ही कह सकते हैं और कहते हैं, ठीक हो गया। अब आता है पावर, ठीक है। पावर क्या होती है, तो जो ये इस पूरे नंबर की वैल्यू होती है ना, उसको हम बोलते हैं पावर। जैसे हम बोलते हैं कि 2 रेज टू द पावर 5 क्या होती है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन क्या होता है कि 2 रेज टू द पावर 5 क्या होती है, तो क्या होती है 2 रेज टू द पावर 5 होती है आपकी 32, ठीक है। तो ये जो पूरा टर्म है ना, इसे ही आप क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पावर द एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन और इट्स वैल्यू, जो उसकी वैल्यू होती है हम उसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक हो गया। सो अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब है आपका लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, जब आप किसी भी नंबर को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक रैपिड ग्रोथ होती है, ठीक है।
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपका डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ग्रोथ हैपन्स ऑन द ओरिजिनल अमाउंट प्लस प्रीवियस ग्रोथ। ठीक है, जो ग्रोथ ओरिजिनल अमाउंट पे तो हो ही रही है, साथ में प्रीवियस उसके जो पहला वाला, जैसे अभी हमने पढ़ा था सैलरी वाला कि जो पिछली सैलरी थी उस पर भी ग्रोथ हो रही थी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ग्रोथ पे और ओरिजिनल अमाउंट दोनों पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक हो गया। अब है लीनियर ग्रोथ। अच्छा, लीनियर ग्रोथ क्या होती है, जो सिर्फ सिंपल ग्रोथ पे डिपेंड करती है। सिंपल ग्रोथ मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि ठीक है, जैसे हमने ले लिया 5, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लीनियर ग्रोथ में क्या होता है कि एक नंबर रिपीटेडली क्या हो रहा है, ऐड होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या हो रहा है, सेम नंबर बार बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको जितने भी टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है, जितना भी गिवन है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन और स्टेटमेंट। और लीनियर ग्रोथ में क्या होता है, वही नंबर क्या होता है, बार बार यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो नंबर बार बार ऐड होगा। ठीक है ना, जैसे कि हमने बोल दिया 5 को 1 टाइम ऐड करेंगे तो क्या हो गया 5 को 2 टाइम ऐड करेंगे तो क्या हो गया 10, 5 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो क्या हो गया 15। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये चल रहा है 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स 15। यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन हो रही है कि जितने टाइम्स भी वो ऐड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही है। बट यहाँ पर क्या होता है, सीधे अगर आप यहाँ पे ले ले 5 इंटू 5 करते हैं तो वो सीधे पावर में चले जाता है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सीधे पावर में चले जा रहा है, 5 की पावर 3। ठीक है, अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि आपने 5 को 3 टाइम्स ऐड किया तो आपका क्या आया, 15 आया। वहीं अगर हमने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया, 125 आ गया। देखिए कितने का डिफरेंस हो गया, कहाँ 15 रह गया हमारा और कहाँ रह गया हमारा 125। ठीक हो गया। तो ये थी आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लीनियर ग्रोथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब है आपके लिए एक्सपोनेंट्स के ना कुछ लॉज होते हैं। ठीक है, तो हम ये लॉ पढ़ते हैं। सबसे पहला लॉ है आपका कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। इसको हम थोड़ा डिटेल में सीखते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा, a यहाँ पे ना वेरिएबल लिए हुए हैं। वेरिएबल मतलब होता है कि आपको जब नंबर्स नहीं पता होता है तो नंबर्स को हम नोटेशन देते हैं। ठीक है, कि हमें अभी नंबर नहीं पता तो हमने क्या बोला, चलो अल्फाबेट ले लेते, कोई ABCD XYZ। ठीक है, एज योर विश। तो हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, लेट कर लेते, वो a है यहाँ पे 10। ठीक हो गया, इसमें हमें आसानी रहेगी सीखने में। अगर a 10 है और बोल रहा है कि पावर में भी m और n ले रखा है, अगर 10 की पावर 2 ये है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की पावर 3 को, अच्छा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बेसिकली क्या है, 10 को 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, ये 10 का क्यूब है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। ठीक है, तो हमें इतना लंबा नहीं करना है, इसके लिए ही आपको लॉस दिए गए हैं। क्या करते हैं, जब भी आपकी बेस सेम होता है, यहाँ पर बेस सेम है ना 10 और 10, जब भी आपका बेस सेम होता है और जो उनकी पावर्स है, ठीक है, जो उसके एक्सपोनेंट्स है वो क्या है आपके डिफरेंट है, और ये जो दो नंबर्स हैं ये किसमें है, आपके मल्टीप्लाई में है। तो क्या करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो इसकी जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 10 टू द पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये 2 इसका एंड 3 इसका, ये आपका ऐड हो जाएगा। ये हो गया आपका 10 टू द पावर 5। ठीक हो गया। अब 10 टू द पावर 5 तो आपको पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 5 टाइम्स, तो 5 जीरोस आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये है था आपका फर्स्ट लॉ। अब है आपका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बोलता है कि जब आपकी बेस यूनिट सेम है और जो उनके एक्सपोनेंट्स है वो डिफरेंट है और जो वो दो वैल्यूज हैं वो आपस में किस में है, डिवीजन में है, तब क्या होगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सीख लेते हैं। यहाँ पर भी हम a क्या लेते हैं, 10 ही लेते हैं और m और n। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर, अच्छा हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, n को 5 ले लेते हैं, n m को ले लेते हैं 8। ठीक है, n और m क्या है, उनके एक्सपोनेंट्स हैं। तो 10 टू द पावर हमने ले लिया 8, डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 10 टू द पावर 8, यहाँ पे 10 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आप 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन उन्हें क्या करेंगे आप
जो भी आपका सिंप्लीफाई होता है, आप सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शन को, वो करेंगे। बट यहाँ पर फिर से हमें इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोनेंट के लॉ लगाने हैं। और एक्सपोनेंट का लॉ क्या कहता है कि जब भी आपका बेस सेम होता है और उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट है और वो किस में है, आपका फ्रैक्शन में है, तो ऐसे में क्या होते हैं, जो इनके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ एडिशन हो जाता था, मल्टीप्लाई में एडिशन हो जाता है, ये ट्रिक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी ऐसा मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, तो डिवीजन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 8 माइनस 5, तो ये कितना हो गया, 10 टू द पावर क्या हो गया आपका 3 हो गया। 8 माइनस 5 3 होता है। देखिए कितने आसानी से आंसर आ गया। 10 टू द पावर 3 मतलब क्या हो गया, 1000। ठीक है ना। तो नेक्स्ट में चलते हैं। आई होप आपको वो 2 लॉज अच्छे से आ गए होंगे। अब हम थर्ड लॉ पढ़ते हैं। थर्ड लॉ कह रहा है कि अगर क्या आपका बेस है ए, हम 10 ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 की एक पावर, तो दो एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं 10 के, ठीक है। एक तो आपके ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, फिर एक ब्रैकेट लगाया हुआ है और लिखा है कि इस पूरे की भी पावर, जो ये इस पूरे की वैल्यू है, सॉरी जो पूरी वैल्यू है, इसकी भी जो एक्सपोनेंट दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है इनने 7। इफ अगर ऐसा है तो इस टाइप के आप एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी लॉ है। थर्ड लॉ होता है एक्सपोनेंट का। क्या होता है कि जब आपका बेस गिवन है और उसमें एक एक्सपोनेंट गिवन है, देन भी पूरी वैल्यू में दूसरा भी एक्सपोनेंट गिवन है आपका, तो आप क्या करते हैं, ऐसे में इन दोनों को क्या कर देंगे, जितने भी दो इनके जो एक्सपोनेंट है उनको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 7 क्या हो गया, ये आ गया आपका 10 टू द पावर 14। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 10 को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब हो गया कि कितने जीरो आएंगे उसमें, 14 जीरोज आएंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। ये कह रहा है कि अब यहाँ पे क्या है, आपकी बेस यूनिट सेम नहीं दी गई है आपको, ठीक है ना, बी होगा ये, ठीक है। आपको अब 2 अलग अलग बेस दिए गए हैं। एक बेस है आपका ए और एक बेस है आपका बी, और साथ में इसका होल एक एक्सपोनेंट ले रखा है इनने एन। ठीक है, इसको भाई हम एग्जाम्पल सीखते हैं। यहाँ पर है, हमने एक ए ले लिया 2 एंड बी ले लिया आपने 3 ले लेते हैं, ठीक है। और एन, अब हर जगह क्या हो रहा था कि एक्सपोनेंट्स आपको गिवन हो रहे थे अलग अलग, बट यहाँ पे एक ही एक्सपोनेंट होता है, एन हमने ले लिया, ये भी आप 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी, ठीक है ना, ये कैसे गिवन है आपको, ए बी की वैल्यू अगर एन दी है तो ये क्या हो जाती है, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए क्या है हमारे पास 2 है और एन क्या है 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, देन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ गया ये, 2 टाइम्स 4 इंटू 9 36, ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब है आपका फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर भी आपको 2 बेसिस दिए गए हैं, 2 बेस दिए हैं आपको, 2 बेस वैल्यू दी है, और आपको जो एक्सपोनेंट दिया है वो सिर्फ एक ही एक्सपोनेंट गिवन है, और देन वो मल्टीप्लाई में है। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि बेस सेम था, है ना, और फिर वो क्या था, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे थे। अभी आपके बेस डिफरेंट आ गए हैं, तो इसको मैं एक बार लिख के आपको बता देती हूँ। ये है a अपॉन बी की होल पावर अगर n दे रखी है, ठीक है, तो n इसका एक्सपोनेंट हो गया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है कि जो ये एक्सपोनेंट है इसका, ये a में भी आ जाएगा और b में भी आ जाएगा। इसका मतलब a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। आप इसको ऐसे इंडिविजुअली लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए भी हम एक जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं इसे 1/2 की पावर है, n की जगह पे हम ले लेते हैं 3। तो इस टाइप की है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 आप अलग से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 आप अलग से लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 1/8 हो गया। सीधे सीधे 2 का क्यूब क्या होता है, हमने पढ़ा है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट 8 आ गई। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, आप एक बार देखेंगे और आप थोड़ा इनको समझेंगे ना, आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा, इनको ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट 6 वाला लॉ क्या कहता है। अच्छा, 6 वाला लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं और बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं। तो ये आपका लॉ कहता है, अगर किसी भी नंबर की जो पावर है, जैसे 10 है,
या 1000 है, जो भी है, अगर इसकी पावर आप क्या लेते हो, 0 लेते हो, ठीक है, किसी भी नंबर की, किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल की पावर क्या है आपकी, 0 है, मतलब उसका एक्सपोनेंट क्या है, वो 0 है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लॉ है। अब आता है आपका नेक्स्ट वन है कि अच्छा a टू द पावर -9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं आगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं आपने देखा कि a टू द पावर -n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जब भी आपकी जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी ना, इसका मतलब ये होता है कि जो ये पूरा नंबर है ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो इसकी पावर माइनस में है, तो हमारे माइंड में एक माइंडसेट हो जाना चाहिए कि जो ये पूरा एक नंबर है, ये a टू द पावर जो n है, ये पूरा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और इसका माइनस का साइन फिर क्या है, हट जाएगा। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में आ गया तो फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा, सो न्यूमरेटर में 1 आएगा, फिर और क्या आएगा, है ना। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया a = 10 ही ले लेते हैं, ठीक है, और n ले लेते हैं हम -5, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर 10 टू द पावर कहीं पे -5 लिखा है, आप ऐसा साइंस वाली टर्म्स में देखते होंगे, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में देखते होंगे 10 टू द पावर -5, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1/10 टू द पावर 5 है, जो माइनस का साइन होता है, इस आप डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, तो ये इसकी वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू, जो कि हम सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, सर्ट्स। अच्छा ओके, सर्ट्स क्या होते हैं, अच्छा हमने क्या पढ़े थे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़े थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, ठीक है, तो हमने क्या करा था, हमने परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़े थे, ठीक है भाई। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होता है, जैसे कि 4 होता है, और क्या होता है, 9 होता है, ठीक है, और क्या होता है, 16 होता है, 25 होता है, ऐसे ये चलते रहते हैं। ऐसे ही परफेक्ट क्यूब भी हमने पढ़े थे। परफेक्ट क्यूब क्या थे, जैसे कि ओके 1 तो मैंने लिखा ही नहीं, 1 और क्या था, 8 था, 27 था, 64 था, एंड सो ऑन, ठीक है, ये तो क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब। अब हमें क्या पढ़ना है, सर्ट्स में क्या आता है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, बट दे ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, जिनको हम अंडर रूट में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे इर्रेशनल नंबर्स जिनको हम अंडर रूट में लिखते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं, ठीक हो गया, ओके। ठीक है, तो अब इनमें तो हमें पता था कि √4 क्या होता है, 2 होता है भाई, ठीक है, √9 क्या होता है, 3 होता है, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2 होता है, तो ये सब हमें पता है। अच्छा, क्या आपने सोचा कि √2 क्या होगा, √2 की वैल्यू क्या आती है, क्योंकि 2 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, स्क्वायर रूट की बात कर रही हूँ मैं, तो 2 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या इसका रूट होता होगा, ठीक है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऑफकोर्स ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी जैसे ही हम बहुत जितने भी नंबर्स हैं हम सबको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, √3 को भी आप लिख सकते हैं, √5 को भी लिख सकते हैं, हालांकि हमें जो इनकी वैल्यू मिलेगी वो कोई इंटीजर या होल नंबर में ऐसे नहीं मिलेगी, बट आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, जो इनकी वैल्यू होती है वो क्या आते हैं, एक इरेशनल नंबर आते हैं, जो कि डेसिमल में आते हैं, और ऐसे नंबर वो चलते ही रहते हैं और रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो यही होते थे इरेशनल नंबर। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा तो हमने यहाँ पे सर्ट्स के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि हमने ले लिया √2, ठीक है ना, और सर्ट्स में कभी भी परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं आएंगे, इसी टाइप के नंबर आते हैं, इसीलिए वो बोल रहा है कि इर्रेशनल नंबर, हमने फर्स्ट में ही पढ़ लिया कि सर्ट्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना, जो कि किस में लिखे जाते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फिर किसी भी हायर रूट में लिखे जाते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि √2 है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4142 ऐसे करके वो चलती ही रहती है, ठीक हो गया, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है इसकी, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती ही नहीं है, बिकॉज ये चलती रहती है, ठीक है, इरेशनल नंबर है। वैसे √3 की वैल्यू ये होती है, √5, ठीक है, ये सब की वैल्यू आपको दी गई है, √5 की वैल्यू क्या होगी, 2.236, ऐसी करके √10, √27, इन सब की वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है, और हम ये सब जो आपके नंबर्स हैं हम इनको क्या कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं,
ठीक हो गया। ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट वो क्या है, इरेशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिनको हम किसमें, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या किसी भी हायर रूट में रख सकते हैं, और उनकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, इरेशनल नंबर आती है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं सर्ड्स। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ पर सर्ड्स के भी कुछ लॉ हैं, जैसे कि अभी हमने एक्सपोनेंट के लॉ पढ़े थे, वैसे ही हम कुछ सर्ड्स के लॉ पढ़ेंगे, बिकॉज अभी हमें जो क्वेश्चंस करने हैं तो ये क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ईजियर हो जाएगी इनसे। अब यहाँ पे आपका nth रूट ले रखा है। अच्छा, nth रूट मतलब क्या होता है, जैसे हम लेते थे ना कि a का क्यूब रूट ले लिया हमने, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। अच्छा, अगर आपने स्क्वायर रूट, अब हमने a का क्यूब रूट ले लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/3। ऐसे आगे आगे को अगर हम देखें, a में हम क्या लिख रहे हैं, 10th का रूट दे रहे हैं a को। ठीक है, 10th रूट दे रहे हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, a टू द पावर हो जाएगी 1/10। वैसे ही क्या हो जाएगा, अगर आपको पता नहीं है आपकी कितने टाइम्स आप इसका रूट देना है आपको इसका, तो आपको पता नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे nth ले लेते हैं। ठीक है, n में कोई भी नंबर हो सकता है आपका, 1 2 से लेके 100 1000 कुछ भी हो सकता है, तो आपका उतना रूट ले रहे हो आप इस नंबर का। ठीक है, a का आप क्या ले रहे हो, nth रूट ले रहे हो, इसका मीन्स ये होता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a टू द पावर 1/n लिखते हैं। ठीक हो गया, यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ सर्ड्स। ठीक हो गया। अब ऐसे ही आता है आपका सेकंड वाला। अच्छा, सेकंड क्या कह रहा है कि, अच्छा यहाँ पर तो बेस वैल्यू 1 थी, अगर आप क्या लेते हो, 2 बेस वैल्यू ले लेते हो। ठीक है ना, मतलब हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स ले लेते हैं। अगर आप ऐसा इसको ले लेते हो कि nth रूट में ही a तो है ही हमारे पास, साथ में b भी हमने ले लिया। ठीक है ना, साथ में हमने b भी ले लिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होता है, जो ये nth रूट है ये दोनों में आ जाता है। दोनों में आने का मतलब ये a में भी आ जाएगा, और ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई में रहेंगे, और ये b में भी आ जाएगा। इसको और अच्छे से आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/n मल्टीप्लाई b टू द पावर 1/n। ठीक हो गया। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब है आपका थर्ड लॉ ऑफ सर्ड। ये क्या कहता है आपका कि यहाँ पर अभी हमने क्या करा था कि मल्टीप्लाई में लिया था, a और b को जो हमने nth रूट लिया वो हमने किस में ले लिया, मल्टीप्लाई में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, वो nth रूट अब हम किस में लेंगे, फ्रैक्शन में लेंगे, आप कह सकते हो डिवीजन में लोगे। ठीक है, तो a/b। ठीक है, और इसका हमने वही लेना है, nth रूट लेना है। nth रूट को डिनोट ऐसे करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी क्या होगा, ये ऊपर a में भी nth रूट आ जाएगा, और ये इधर b में भी क्या आ जाएगा, nth रूट आ जाएगा। ठीक है ना, आपको इसको और अच्छे से लिखना है, आप इसको लिख सकते हो a टू द पावर 1/n अपॉन b टू द पावर 1/n। ठीक हो गया ना, ठीक है, ओके। अगर आपको इसमें कोई एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो तो आप कोई भी वैल्यू रख लो। a में आपने रख लिया 2 और b में रख लिया 3। ठीक है, साथ में हमने इसका ले लिया, ठीक है, क्यूब रूट ले लेते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1/3 अपॉन 3 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो आप इनकी आगे वैल्यूज लिख सकते हैं, वो भी आपकी नहीं आएंगी, वो हायर क्लासेस में होती है। अब है आपका नेक्स्ट लॉ है कि अगर एक ही नंबर पे आपकी एक ही बेस यूनिट है और उसमें क्या है, दो आपके क्या लगे हैं, दो रूट्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक nth रूट लगाया, एक mth रूट लगाया। ठीक है, तो उस टाइप से आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया a, अब इसमें क्या है, इसमें आपका लगा है nth रूट और साथ में इसी में आपका लगा है mth रूट। इस टाइप से आपका एक गिवन है, एक कंडीशन आपको, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं सिंगल रूट में ले आएंगे और m और n को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और a तो आपका रूट के अंदर ही रहेगा। इसको और अच्छे से सीखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि हमने क्या करा, a की जगह पर हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक हो गया, और m आपका 3 हो गया और n हो गया आपका 5। ठीक है, तो ये कैसा आएगा, a
ठीक है। सबसे पहले n की वैल्यू क्या है 5, फिर इसके बाहर से एक और रूट लगा हुआ है, उसमें उसकी वैल्यू है 3, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? अब देखने में तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, तो बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसीलिए क्या है, इनके लॉस गिवन है, ठीक है। अगर आपको लॉ याद होंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, मैथ्स इतनी टफ नहीं लगेगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 3 और 5 को क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3 5 टाइम्स क्या होता है 15, तो ये क्या हो गया 15th रूट ऑफ a, तो ये क्या आ गया, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, ऐसे करके 15th रूट ऑफ a आ गया। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/15, ठीक हो गया ना। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट है आपका 5th वाला जो लॉ है सर्ट्स का, इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, इसमें बोल रहा है अगर एक नंबर है, ठीक है, बेस नंबर है, उसकी कुछ पावर है, उसकी पावर है आपकी n, और पावर भी है और इसमें रूट भी लगा हुआ है, आपका कोई nth रूट भी लगा हुआ है, ऐसे करके, ये देखिए। अब देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर से इसमें फिर से एक लॉ लगेगा। इसमें क्या होता है सबसे पहले आप लिखने का तरीका देखिए, a टू द पावर m तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में ये क्या है nth रूट है। अच्छा nth रूट को कैसे लिखते हैं, nth रूट को कैसे लिखते हैं, पावर में 1/n लिख लेते हैं ना, ठीक है, पावर में क्या लिख लेते हैं 1/n लिख लेते हैं, तो हमने भी लिख लिया, तो थोड़ा हमारे लिए ईजी हो गया अब। अच्छा अब क्या होता है कि a टू द पावर m, जब आपस में, अभी हमने लॉ पढ़ा था एक्सपोनेंट्स में, जब आपस में इस टाइप के आपकी एक्सपोनेंट ऐसा आ जाते हैं, दो एक्सपोनेंट आ जाते हैं, तो आप उनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया a टू द पावर, अच्छा m से अगर आप m से 1/n को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, m तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा ना, तो m 1 टाइम्स m/n, तो आपका इस टाइप का आ जाएगा। जैसे हमने इसमें एक एग्जाम्पल ले लिया कि 5 टू द पावर 2 है और बाहर से इसका क्यूब रूट लगा हुआ है, ठीक है, n की जगह पे क्या है क्यूब रूट लगा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, जो ये क्यूब है ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी क्यूब रूट है ये यहाँ पे आ जाएगा 1/3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने पिछले लेक्चर में इस टॉपिक को कवर किया है, तो आप देख सकते हैं 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा 5 ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 टाइम्स क्या आ गया 2/3, तो जो 5 की पावर आ गई वो आ गई आपकी 2/3, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो जो ये लॉस हैं ये क्या करते हैं, आपके जो सॉल्यूशन मेथड है, जो आपका सॉल्यूशन है उसको बहुत ही इजी वे में कन्वर्ट कर देते हैं। अब है आपका लास्ट वाला लॉ, इसको करते हैं। ये क्या कहता है आपका कि अच्छा इसमें क्या हो रहा था, इसमें पहले पावर लग रही थी, फिर जाके क्या हो रहा था, वो उसका कोई भी nth रूट अप्लाई हो रहा था, ठीक है ना, पहले पावर लग रही थी फिर nth रूट आ रहा था। अब इसमें क्या आ रहा है, पहले nth रूट आ गया, फिर उसमें कुछ क्या लग रही है पावर, या उसको बोल सकते हो कोई एक्सपोनेंट आ रहा है उसमें बाद में, तो ये वाला भी कर लेते हैं। इसमें क्या है कि पहले इसका nth रूट दे दिया उनने, ठीक है ना, पहले इसका nth रूट दे दिया, फिर इसकी पावर में भी क्या दे दिया उनने, n दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है पावर सेम है, सॉरी हाँ ठीक है, पावर सेम है इसकी, यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट भी सेम है और यहाँ पे इसका nth रूट वो भी सेम है, दोनों ये भी n है वो भी n है, ठीक है, रूट में भी n और उसके एक्सपोनेंट में भी n। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, ये हो जाएगा। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर, अगर nth रूट है तो 1/n लिख लेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट लगा के फिर बाहर जो उसकी पावर है वो तो n ही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ऐसे में क्या होती है, दोनों पावर्स क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर क्या हो जाएगी फिर 1/n मल्टीप्लाई n, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी a। अच्छा n जो मल्टीप्लाई में क्या होता है, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो n 1 टाइम्स क्या हो जाएगा n, और नीचे भी n ही रहेगा, तो ये तो कट गया ना, 1 टाइम्स n से n कट गया, क्या आया 1 टाइम आया, तो क्या हो गया a की पावर 1, मतलब कि a आ गया सीधे सीधे। तो जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है अपने क्वेश्चन में, तो आप इसको डायरेक्ट इतना सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट उसका आंसर लिख देना है कि अरे इसका आंसर तो क्या है a है, ये n से nth रूट कट गया तो क्या बचा, फिर a बचा, सिंपल, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब है आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो इन लॉस पर ही डिपेंड करेंगे, एक्सपोनेंट के और सर्ट्स के लॉ पर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं इवेल्युएट कीजिए 125 टू द पावर -1/3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा माइनस वाला आ गया, ठीक है, ये सर्ट्स का क्वेश्चन है,
125 की जो पावर है वो क्या आ गई आपकी -1/3 आ गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या पढ़ाया था, जब भी पावर माइनस में होती है तो आपको फटक से पहचान जाना है कि ये जो पूरा नंबर है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में, ठीक है, नीचे आ जाएगा पूरा नंबर। तो इक्वल टू हम इसको लिख लेंगे 1/125 टू द पावर 1/3, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये 3 क्या है, ये तो क्यूब रूट है, ठीक है ना। 3 को हम कैसे लिखते हैं, 1/125 का क्यूब रूट, ठीक है। तो आपने क्यूब एंड क्यूब रूट तो पढ़े हैं। अच्छा 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 125 का क्यूब रूट होता है 5 ऑब्वियसली। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/125 किसका क्यूब रूट होता है 5 का, तो 1/5 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे 1/5 ऑप्शन में है, ऑफकोर्स है ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। देखिए कितना ईजी था ये, ठीक है। लॉ, आपको लॉज याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसका आंसर आ गया आपका 1/5, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसने क्या दे दिया है, ये एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन दिया है उसने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है ना। अभी 2026 वाला जो एग्जाम हुआ था जैन में, तो इसके एक्सपोनेंट से 2 क्वेश्चन तो आए हुए हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो कि कितने मार्क्स, 8 मार्क्स, ठीक है। तो इसको करते हैं 8 टू द पावर 4, 16 टू द पावर 3 इंटू 30 टू द पावर कितना हो गया 5 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 2 की पावर x दिया है। अच्छा यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ इतना है तो इतना, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी होगी बेसिकली, ठीक है। कुछ लिखा नहीं है वहाँ पे, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं आपको बेस यूनिट देखनी है, ठीक है। इसकी बेस यूनिट देखनी है। इसकी बेस यूनिट क्या है 2 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जितने भी नंबर्स दिए हैं ना, आप अगर ऐसा कर सकते हो तो आपको ऐसा करना है कि इन सब की बेस यूनिट्स आपको क्या करनी है 2 बनानी है, ठीक है। अच्छा तो 2 कैसे बनाएंगे, 2 ऐसे बनाएंगे। हम सबसे पहले देखते हैं 8 को, ठीक है। 8 किसका क्यूब होता है, हमें पता है 8 2 का क्यूब होता है, ठीक है। तो हम इसकी बेस यूनिट 2 बना सकते हैं बहुत ही आराम से। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। और बाहर से ब्रैकेट लगा के, बाहर तो 4 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा 16 को भी आपको क्या करना है 2 की कुछ पावर में लेके आना है, ठीक है, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक हो गया। तो हम 16 को 2 की किस पावर में ला सकते हैं, अच्छा 2 की पावर क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम 2 की पावर 6 करते हैं, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं कि 2 × 2 तो 8 हो गया, एंड 2 × 2 करेंगे तो 8 2 16, ठीक है, हाँ 8 2 16, ठीक है, ठीक है। मैं 64 सोच रही हूँ, कोई बात नहीं। 2 2 4 2 8 2 16, तो आपको करना है 2 टू द पावर 4 करनी है यहाँ पे। तो 16 क्या होती है 2 टू द पावर 4, ठीक है। और बाहर से क्या आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब आता है आपका 32। अच्छा 32 कैसे होगा, यहाँ तक तो क्या पहुँचा था 2 2 4 2 8 2 16, एक और 2 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। मतलब 32 के लिए आपको कितने 2 चाहिए, 32 के लिए आपको 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं 32 लिख सकते हैं। और बाहर से तो एक और पावर जो गिवन थी वो भी 5 ही थी, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ना। 16 को आपको करना है 2 की ही जो है 2 के उसमें क्या कर देना है, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो हमने लिख लिया, जो ब्रैकेट के बाहर था वो तो ब्रैकेट के बाहर ही रहा, ठीक है, इस टाइप से। इक्वल टू है यहाँ पे 2 टू द पावर x। अब आपको क्या करना है, अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि अगर बेस यूनिट है और उसकी क्या है 2 एक्सपोनेंट्स हैं और वो इस तरीके से दिए गए हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं इन दोनों एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करते हैं इनको मल्टीप्लाई, 3 4 का कितना हो गया 12, मल्टीप्लाई 2, 4 3 का भी क्या होता है 12 ही होता है, ठीक है ना, इंटू 2 बेस यूनिट तो वही रहेगी, 5 टाइम्स कितना हो गया 25 हो गया, एंड ये हो गया आपका 2 टू द पावर x, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आपके एक्सपोनेंट का लॉ लगेगा, ठीक है। यहाँ पर तो आपका कौन सा वाला लॉ लगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं, a टू द पावर m और n इक्वल टू a टू द पावर mn।
ये वाला लॉ लगा। ठीक उसकी नेक्स्ट जो आपकी इस इक्वेशन बन रही है, इसमें कौन सा लॉ लग रहा है? आपने ये पढ़ा था a⁴n मल्टीप्लाई a⁴m। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, a⁴n प्लस m कर देते थे, है ना। मल्टीप्लाई जब भी होता था सेम बेस में, तो उनके जितने भी एक्सपोनेंट थे उनको हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। ठीक है, और उससे फर्क नहीं पड़ता है कि 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, वो अब ये जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो तब भी जो है लॉ वो सेम रहेगा। ठीक है, तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगी, 12 प्लस 12 प्लस 25 इक्वल टू 2 टू दी पावर x। ठीक हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना आ रहा है, 5 6 7 8 9 एंड 2 3 4, तो ये आ गया आपका 2 टू दी पावर 49 और इक्वल टू ये आ गया आपका 2 टू दी पावर x। तो यहाँ से हमें क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 तो सेम रहा, जो x की जगह पर क्या आ गया यहाँ पे 49 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 49। ठीक है, तो 49 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं यार चाहिए क्या हो रहा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 टू द पावर 4.5 रेशियो 3 टू द पावर 8। ठीक है, ओके, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हैं 3 के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले कि अगर बेस यूनिट इक्वल हो रही है तो आप उनको इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हो रही है, हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर बाहर से क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3 टू दी पावर 8। अब यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है एक्सपोनेंट का, यहाँ पर लग रहा है a टू दी पावर m और बाहर से n है, दो एक्सपोनेंट है, तो सीधे क्या हो जाएगा a टू दी पावर mn, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 टू दी पावर 2 अगर 4.5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। ठीक है, बाकी रेशियो में 3 टू दी पावर 8। अच्छा, आपको पता है ना कि रेशियो का आप क्या लिख सकते हो, एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए हम लोग। ठीक है, 3 टू दी पावर 9 हो गया, अपॉन हम इसको 3 टू दी पावर 8 लिख सकते हैं फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये तो क्या लग गया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है फिर इसमें। ठीक है, कि बेस यूनिट सेम है और ये डिवाइड में भी है, तो इसमें क्या होता था, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू क्या करते थे, a टू द पावर m माइनस n कर देते सीधे सीधे, है ना। तो यहाँ पर भी यही करते हैं, 3 टू द पावर 9 माइनस 8 कर देंगे। ठीक है ना, तो ये 3 टू द पावर 9 माइनस 8 क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब तो 3 तो बचा, 3 कहाँ बचा है, ऊपर बचा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो उसके नीचे होगा डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, 3 तो पूरा ऊपर आ गया ना, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो नीचे क्या बचेगा, इसके 3 पूरा ऊपर आ गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो आप इसको रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, 3:1 लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन में है, ऑफकोर्स है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको कुछ इक्वेशन इस तरीके से गिवन है। तो हम ले लेते हैं 3 टू द पावर 3x माइनस 2 इक्वल टू 81। ठीक हो गया, अब ये गिवन है आपको। ठीक है, फिर से इसमें भी क्या होगा कि हमें बताया हमें क्या करना पड़ता है, जो बेस यूनिट है अगर आपकी इक्वल आ रही है तो आप इक्वल उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 81 को हमें 3 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, मीन्स 3 के मल्टीपल्स में लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं 3 टू द पावर 3x माइनस 2 इक्वल टू, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, 27 3 जा हो जाएगा आपका 81। ठीक है, ठीक है, तो ओके, इसको आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 81 को हमने क्या लिख लिया, 3 टू द पावर 4 लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या है, देखिए हमारे पास बेस यूनिट क्या आ गई, सेम आ गई है। ठीक है, तो बेस यूनिट सेम आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके एक्सपोनेंट को और इसके एक्सपोनेंट को क्या रख सकते हैं, इक्वल में रख सकते हैं। ठीक है, तो रखते हैं, क्योंकि हमें बेस यूनिट से बस इतना ही हमारा काम था कि हमें बेस यूनिट क्या करनी थी, इक्वल करनी थी, ताकि हम क्वेश्चन क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो करते हैं 3x माइनस 2 इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, 3x
इक्वल टू, अब तो इसको बाई आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ को 4 है, अब इधर 2 माइनस में है, आपको पता है वो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली प्लस में हो जाएगा, तो 4 + 2 क्या आ गया आपका 6 आ गया, 3x = 6, x = क्या हो गया 6/3 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 आ गई, तो 2 है आपका ऑप्शन में, ऑफकोर्स है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है, और इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लिख के दिया है उन्होंने, ठीक है। पहले हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आपको देखने में मे भी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी है ये जो क्वेश्चन है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होता है ना, क्वेश्चन पकड़ना होता है कि हमें कहाँ से उसको हम सॉल्व करें, और आपको अगर लॉ अच्छे से लर्न होंगे एक्सपोनेंट के और सर्ट्स के तो आप बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। चलो, x⁴ अपॉन x⁵ और इसकी भी होल पावर आपको दी है a + b, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई x⁵ अपॉन x⁵c, इसकी होल पावर मीन्स ब्रैकेट के बाहर जो इसकी होल पावर है वो है b + c, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई ये है आपका x⁵ अपॉन x⁵a और इसकी होल पावर है c + a। आपको बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले, ठीक है, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। सबसे पहले हमें क्या करनी है, इसकी एक्सपोनेंट का लॉ देखना है वो कहाँ पे लग रहा है, और कहाँ पे लग रहा है, वो लग रहा है ब्रैकेट के, सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर लग रहा है वो। देखो ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है ना, ऐसे कि a⁴n अपॉन a⁴m इक्वल टू a⁴n - m, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है, ये मिलता जुलता, बिकॉज इसमें बेस वैल्यू क्या है x है, ठीक है, और दोनों बेस वैल्यू सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x⁴a - b, ठीक है, और बाहर तो ब्रैकेट में आपका रहेगा a + b, ठीक है। अब क्या है, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी x⁴b, c ऊपर चले जाएगा माइनस में, ठीक है, और इसकी जो होल पावर थी वो तो b + c थी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टर्म में भी यही होगा, x⁴c - a हो गया, और इसकी होल पावर थी c + a, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम यहाँ तक तो ले आए, अब हम आगे भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपको एक अलजेब्रा में, अभी हमने अलजेब्रा स्टार्ट नहीं किया है, बट आप एक फॉर्मूला है आपका a + b, ठीक है, इसको रुको दूसरे से लिखती हूँ, ठीक है, क्या है a + b एंड a - b, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है a² - b², ये एक आपकी आइडेंटिटी है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, तो ये यहाँ पर लगने वाली है अभी, ठीक है ना, थोड़ी देर में, तो इसलिए आपको लिखवाई है साइड में। वैसे तो आती होगी आप लोगों को, अगर नहीं आती है तो अभी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, अच्छा, अब ये भी यहाँ पर भी एक्सपोनेंट वाला लॉ लगेगा कि x⁴m और बाहर से n है, इसी टाइप का तो है ये, ठीक है। तो क्या हो जाता है, x⁴m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बिल्कुल वही वाला लगने वाला है। x⁴ क्या हो जाएगा a - b और a + b आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, x⁴b - c और b + c, सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, x⁴c - a और c + a, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ओहो, c - a, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अच्छा, अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें क्या था कि a + b और a - b जब इस तरीके से होते हैं तो हम उनको क्या लिख लेते हैं, a² - b², ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x⁴ a² - b², ठीक है, मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, ये भी a + b a - b वाले फॉर्मेट में ही है, तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी, b² - c², और यहाँ पर भी सेम चीज होगी, x⁴, यहाँ पे c पहले है तो c² - a², ठीक है ना।
तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे फिर से आपका एक्सपोनेंट वाला लॉ लगेगा, ठीक है। इसमें सब में सारे क्वेश्चंस में इसमें लॉ लगने वाला है, तो आपको वो तो बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, वरना लर्न नहीं करोगे क्वेश्चन करते करते ही आपको आ जाएंगे वो, ठीक है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में इतनी बार इतने सारे लॉज लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, x टू द पावर m मल्टीप्लाई x टू द पावर n, इसमें क्या होता है x टू द पावर m प्लस n हो जाता है, ऐड हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये ऐड होके क्या हो जाएंगे, x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस अब b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है, प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना। दिख रहा है आपको? चलो मैं इसको ऊपर से लिख लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी पक गई है पूरी, ठीक है ना। इसको हम कहाँ पे लिखें, इसको हम लिख लेते हैं इधर। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इस टाइप का हो गया। अच्छा यहाँ से क्या हो रहा है, अब आप इसको देखेंगे ना कि ये a स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है और ये a स्क्वायर यहाँ पे माइनस का है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, यहीं पे कट जाएंगे दोनों, जीरो हो जाएगा ये तो कट गया। वैसे बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का है, ये यहाँ पे कट गया, जीरो हो जाएगा। सी स्क्वायर प्लस का एंड माइनस का, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ओवर क्या हो गया, एक्स टू द पावर आ गई जीरो। अब यहाँ पे फिर से एक लॉ लग गया एक्सपोनेंट वाला, एक्स की पावर जीरो, किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म मतलब किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर जब जीरो होती थी तो क्या करते थे हम, उसको हम लिख लेते थे 1, यही तो था जो लॉ था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सो अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है आपका, ठीक है, आपको सर्ट्स का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको पहले प्रॉपरली लिख लेते हैं। ये है आपका 3 टू द पावर 8, ठीक है। फिर इसमें है 4th रूट गिवन है, फिर उसके बाहर इसमें पूरे में 6th रूट गिवन है। इस टाइप का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। अच्छा इसको कैसे करोगे आप, तो हमने पढ़ा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर यहाँ पे कुछ रूट है मीन्स nth रूट है और यहाँ पे फिर mth रूट है, तो क्या होता है आपस में ये दोनों रूट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, mn ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम 6 और 4 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू द पावर 8, ठीक है। 6 4 का कितना हो गया, 24, ठीक हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 8, ठीक है। जो ये 24th रूट है हम इसको 1/24 लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक हो गया, हमने लिख भी लिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला लग जाएगा, m इंटू n मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये, ठीक है। तो 3 8 1 टाइम्स 8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 24, तो कितना हो गया ये, अब ये कटेगा बिकॉज 24 तो 8 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स होगा, 8 1 टाइम्स 8 3 ज़ा 24, तो 3 की पावर क्या आ गई आपकी, 1/3 आ गई। तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन में है, ऑफकोर्स ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो बहुत इजी था ये, ठीक है, दिखने में ऐसा दिख रहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका सर्ट्स वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम अच्छे से लिख लेते हैं। 7/8, इसमें आपको कोई ऐसा नंबर नहीं दिया, आपको कोई इंटीजर नहीं गिवन है इसमें, ठीक है, होल नंबर नहीं दिया है यहाँ पे, इसको किसने दिया, आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इसकी पावर है आपकी 6, ठीक है, 6 इसकी पावर है और फिर इसके बाहर से क्या लगा है, 12th रूट लगा हुआ है, ठीक है। ये भी अब आप लोग कर लोगे, आई थिंक कर लोगे ना। कैसे होगा, 7/8 की पावर 6 तो है ही, साथ में इसकी पावर क्या आ जाएगी, 12 रूट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं ना, ऐसी तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, 7/8, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, फिर से एक्सपोनेंट वाला लॉ लगेगा, 6/12 हो जाएगा, ठीक है। 6/12, अब फिर से ये दोनों क्या है, एक 12 जो है इसका मल्टीपल है, ये क्या हो जाएगा फिर कैंसिल आउट, 6 1 टाइम्स और 6 2 टाइम्स, सीधे सीधे क्या हो गया ये 7/8 टू द पावर 1/2। तो ऑप्शन में है क्या कुछ ऐसा, यस ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही वाला ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ये कुछ उस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड कौन सा वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये उसकी जैसा ही तो है, तो इसको भी कर लेते हैं। चलो
या फिर इसको छोड़ दिया जाए, चलो कर लेते हैं। 9 to the power 3, 9 to the power 4, 2 to the power 3 इक्वल टू 18 to the power x। अच्छा, वहाँ पे 2 to the power x था, यहाँ पे 18 है। अब आप ये कहोगे यहाँ पे 18 कैसे बनाए, 9 को 18 कैसे बनाए, 2 को कैसे बनाए? तो बहुत इजी है। यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, बेस में 18 आपको लेके आना है, बेस को आपको 18 बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर है यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे है 9 की पावर 4, पावर सेम है आपकी, ठीक है। तो जब पावर सेम होती है तो आप बेस यूनिट को साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 2 यहाँ है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 9 to the power 4, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि इनकी पावर क्या है, सेम है। तो जो बेस यूनिट होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लाई हम करते हैं, अब 9 to the power 3 है और 2 to the power 3 है, इसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 × 9 बाहर से आप लिख लेंगे, दोनों की पावर क्या है 3, तो ब्रैकेट के हमने बाहर लिख ली, और यहाँ पे है आपकी 18 to the power x, ठीक है। अब हमें पता है 2 9 जो कितना होता है 18 होता है, 18 to the power 4, यहाँ पर भी क्या है 18 to the power 3 इक्वल टू 18 to the power x हो जाएगा। अब इस टाइप के इक्वेशन में क्या होता है, फिर से एक्सपोनेंट वाला लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा कि इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस वैल्यू सेम हो गई है। तो 18 to the power क्या हो जाएगी 4 + 3 इक्वल टू 18 to the power x। अच्छा, बेस वैल्यू तो सेम है, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों एक्सपोनेंट्स को हम बराबर रख लेंगे, 4 + 3 के आगे आपका 7 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 आ गई। तो 7 है ऑप्शन में, ऑफकोर्स है ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसमें हमें क्या करनी है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको एक इक्वेशन गिवन है, सॉरी आपको 2 इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इससे आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको करते हैं, पहले इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, 25 to the power x + y इक्वल टू 1 है, और 3 to the power 4x + y इक्वल टू है 1/27, ठीक है। और यहाँ से आपको निकालनी है एक्स वाई की। बेसिकली एक्स वाई के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करके ही आएगा वो, ठीक है। तो हमें बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स × वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले हम इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, 25 to the power x + y इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 to the power 4x + y, ये कितना है आपका 1/27, ठीक है। ओके, इतना हो गया। अच्छा ओके, अब यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, हमें तो सबसे पहले इस टाइप की इक्वेशन से डील करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, बेस वैल्यू सेम करनी पड़ती है। अब बट यहाँ पर तो 1 है, अब इसमें बेस वैल्यू हम 25 कैसे लेके आए, तो ला सकते हैं, ऑफकोर्स हम ला सकते हैं यहाँ पे 25 वैल्यू, क्योंकि हमें पता है एक रूल जो हमने लॉ पढ़ा है एक्सपोनेंट का, कि कोई भी नंबर चाहे वो 100 ही क्यों ना हो, अगर आप उसकी वैल्यू उसकी आप पावर 0 करते हैं, ठीक है, उसका एक्सपोनेंट 0 करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। तो यहाँ पर भी तो 1 ही आ रही है, आप 1 की जगह पे यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 25 to the power 0 लिख सकते हो आप ऐसा, ऑफकोर्स आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि 25 to the power 0 की वैल्यू भी तो 1 ही आएगी, ठीक है। तो हम इसको बहुत ऐसे लिख सकते हैं, तो बिकॉज हमें 25 ही चाहिए था बेस पे, इसलिए हमने यहाँ पे 25 ही ले लिया, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू अवर नीड होता है कि हमें जिस नंबर की ज़रूरत है उस नंबर को ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि बुलाना तो हमें 1 ही है, तो आपने 1 की जगह पे ये लिख लिया, 25 to the power आ गई x + y, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया ना, बेस वैल्यू से हमें लेना देना नहीं था, बस यहीं तक का ही था कि हमने बराबर करनी थी। यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि x + y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से आ रही है x + y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 0 आ गई, ठीक है। बस हमें यही चाहिए थी, ये वाली इक्वेशन चाहिए थी। अच्छा, यहाँ से भी देख लेते हैं, 3 to the power 4x + y तो ठीक है, इक्वल टू, अच्छा क्या 27 को 3 to the power की कुछ टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, 3 की टर्म्स में, तो इसको तो आपको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, तो हम इसको ऑफकोर्स लिख सकते हैं, हमने इसको लिख लिया 1/3 की पावर 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हमें अच्छे से लिखना है, अभी हमने एक्सपोनेंट के लॉ पढ़े हैं, हम इसको, अगर मुझे ये 3 की वैल्यू 3 की पावर 3 ऊपर ले जाना है न्यूमरेटर में, तो मैं इसको कैसे लिख लूँगी, 3 to the power -3, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना।
तो ठीक हो गया। तो ये जो आपकी इक्वेशन बन गई वो बन गई 3 टू द पावर 4x प्लस वाई इक्वल टू 3 टू द पावर -3। यही तो बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको बेस वैल्यू सेम मिल गई। हमें तो किससे मतलब था कि हमें इक्वेशन अपनी निकालनी थी। ये हो गया 4x प्लस वाई इक्वल टू ये हो गया -3, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं अब, तो वहीं से हमें x इंटू वाई की वैल्यू पता लगेगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया x इक्वल टू, अगर मैं y उधर भेजती हूँ इक्वल टू के, तो वो क्या हो जाएगी -y। यही तो हो जाएगी x की वैल्यू -y, क्योंकि y यहाँ प्लस का था। बस यही वैल्यू यहाँ पुट कर दो। x इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, -y रख लेंगे, ठीक है। तो 4x की जगह पर हमने ले लिया -y प्लस y इक्वल टू -3, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका -4y मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस y इक्वल टू -3। अच्छा, एक है आपका -4y, एक है प्लस का y। प्लस का y मतलब बेसिकली होता है 1y, ठीक है ना। तो 1y और आप इसको y भी अगर थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर लो, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 आएगा। बट क्या है कि जो साइन आता है वो किसका आता है, बड़े नंबर का साइन आता है। तो यहाँ पे आएगा आपका -3y और यहाँ पे आ गया आपका -3, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -3 अपॉन -3, ये तो पूरा कट गया, ये आ गया आपका 1। तो y अगर आपका 1 आ गया, ठीक है, y 1 आ गया, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, फिर x इक्वल टू क्या था, -y था ना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 1 थी। तो यहाँ से x और y की जो x इंटू वाई, जो x y की आपकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x है आपका -1, y है आपका 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑफकोर्स -1, क्योंकि -1 प्लस का साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आ गया आपका -1, तो -1 है ऑप्शन में, यस ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपकी गिवन इक्वेशन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो गया, ये 5 टू द पावर x मल्टीप्लाई 25 टू द पावर x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5 माइनस 2x इक्वल टू √5, और इसकी जो पावर में है वो क्या है, बाहर से 12 इसके एक्सपोनेंट में है। अंदर ये सिर्फ नॉर्मल रूट दिया है तो ये स्क्वायर रूट होगा, ठीक है ना, हम इसको स्क्वायर रूट कंसीडर करते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर है आपका 5 बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है, 5 भी क्या है, √5 है, ठीक है ना। √5 को अच्छा सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। √5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 1/2 और बाहर से क्या है 12 है इसके, ठीक है ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, फिर ये हो गया 5 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला लॉ लग जाएगा ना इसमें, a की पावर n और m, a की पावर nm मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 12 हो जाएगा। और ये क्या हो गया 5 टू द पावर 12, 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 12/2, तो ये क्या हो गया 5 टू द पावर 2, 6 टाइम्स 12 मतलब 6। अब 6/1 आया, 6/1 मीन 6 ही होता है, तो हम 5 टू द पावर क्या कर लेते हैं 6 कर लेते हैं। तो बेसिकली जो ये है, आप इसकी जगह पे ऐसा लिख सकते हो कि 5 टू द पावर 6 लानी है आपको। ये इक्वेशन में क्या लाना है आपको, 5 टू द पावर 6 लेके आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी सब आपको जो है बेस आपको पहले सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर भी 5 है, बट यहाँ पर क्या है 25 है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 5 के मल्टीपल्स में लिखना पड़ेगा। तो 5 की पावर x तो ऐसे ही रहेगा, इनटू ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा 25 तो क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़ा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2, ठीक है ना। ये हो गया, फिर ये हो गया आपका 5 टू द पावर 5 माइनस 2x, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 टू द पावर x तो ऐसे ही रहा, ये क्या हो जाएगा, फिर से इसमें एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लग रहा है, mn वाला मल्टीप्लाई वाला है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो सीधे। 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे सीधे सीधे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे तो हम अभी एज इट इज ले लेते हैं, सीधे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा अब क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा लॉ लग रहा है कि अब बेस वैल्यू सेम है और सब मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, पावर्स जिसमें एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाएंगे सिंपली। तो इसको ऐड कर लेंगे, 5 टू द पावर x प्लस 2x प्लस 4
प्लस 5 माइनस 2x, ठीक है, एज इट इज़ हम लिख लेंगे। तो कितना आ गया ये, अच्छा ये 2x माइनस का है, ये 2x प्लस का है, ये तो सीधे सीधे 0 हो गया, कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो बचा क्या, 5 टू द पावर x प्लस 4 प्लस 5 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, ठीक है ना। और इक्वल टू में क्या है इसके, 5 टू द पावर 6 है, ठीक है। तो क्या हो गया सीधे सीधे ये, अब बेस वैल्यू तो सेम आ गई, सीधे लिख लेते हैं x प्लस 9 इक्वल टू 6। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी x इक्वल टू 6 माइनस 9। तो 6 माइनस 9 क्या हो गया, 3 होगा, ठीक है, क्योंकि 9 माइनस 6 तो 3 होता है, बट साइन किसका आता है, बड़े वाले नंबर का आता है, तो x की वैल्यू आ गई -3। तो -3 है ऑप्शन में, ऑफकोर्स है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, और आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है कि एक्सपोनेंट के लॉस और सर्ट्स के लॉस और ये कुछ जो क्वेश्चंस थे आपको खुद से करने हैं, ठीक है ना। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।